Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल। तो हमारी जो मच अवेटेड सीरीज़ है लेट्स कंपाइल ऑडिट विद ईज बाय सौम्या अग्रवाल वो अब स्टार्ट होने वाली है। एंड आई होप कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड आंसर टाइप वीडियो है वो आपने देख लिए। जो भी वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ से रिलेटेड उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही आप इन पेपर सोल्यूशन की वीडियोज़ के साथ स्टार्ट करना। बिकॉज उसमें मैंने आपको बताया है एक प्रॉपर गाइडेंस किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं और किस तरह से इन वीडियोज़ को यूज़ करना है। और उसमें ही एक और सीक्रेट भी छुपा हुआ है जो वो आप वीडियो देखोगे तभी पता लगेगा। उसके बाद में आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसा वहाँ बताया वैसा कर देना। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ के साथ में। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव वन क्लैरिफिकेशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दैट जो भी क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट के लिए यानी कि न्यू कोर्स में एप्लीकेबल हैं, मैंने इन पुराने पेपर से सिर्फ वही क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। जो भी क्वेश्चंस नहीं हैं वो कट करवा दिए हैं वीडियो में। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जब भी देने वाले हैं 2026 में 2027 में आराम से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। कोई भी अगर अमेंडमेंट्स होंगे चेंजेस होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोज़ आगे अपडेट करूँगी। बट एज ऑफ नाउ ये वीडियोज़ आपके मई 26 अटेम्प्ट के लिए, सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए आराम से एप्लीकेबल है। सो यू कैन ईजिली वॉच इट। हेलो पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर 2022 के ऑडिट के पेपर के साथ में। आपने अगर अभी तक दिसंबर 21 और मई 22 के पेपर को एक बार रिवाइज नहीं किया ना तो ज़रूर कर लेना। मैंने जो एक्सेल शीट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी है ना, उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया कुछ क्वेश्चंस को, वो आपको ज़रूर देखना है। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन टफ लगा हो उस वाले पेपर में तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। गो थ्रू करते रहोगे ना तो एटलीस्ट ऐसा होगा कि जो भी ये पास्ट एग्जाम आंसर्स होंगे ये आपके बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो 5 to 10 मिनट्स जस्ट आपको देने होंगे। लाइक आपने नवंबर 22 का पेपर खोला है और अगर जैसे आप अगले दिन देख रहे हो तो दिसंबर 21 और मई 22 का पेपर कर लो। और अगर आप एक साथ देख रहे हो ये सारे के सारे पेपर्स तो आप ऐसा कर सकते हो कि बीच बीच में जब आपने एक बार पूरा ये मैराथन देख लिया है उसके बाद में कोई पेपर ऐसे रैंडम बेसिस पे उठा सकते हो। लेकिन उसके लिंक में ज़रूर है ना, लिंक में रहोगे ना तो सारे के सारे आंसर जो स्पेसिफिकली आपको डिफिकल्ट जा रहे थे वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे अगर उसको रेपिटेटिवली देखोगे तो स्टार्ट करते हैं नवंबर 22 के पेपर के साथ में। इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने उन दोनों पेपर्स में किया था। सबसे पहले तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और यही आपको करना है व्हेन विल गेट द पेपर इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, ठीक है। तो देखो ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैंने एलिमिनेट किए थे क्वेश्चंस जो इतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा क्या कट चुके हैं वो इस सिलेबस से, बिकॉज ये नवंबर 22 का पेपर और तब ओल्ड सिलेबस था। तो इस वाले क्वेश्चन में वी हैव टू डिस्कस द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस बिफोर डिसाइडिंग टू विड्रॉ। तो यहाँ पे कुछ विड्रॉवल की बात हो रही है। अब ये जो विड्रॉ है और यहाँ पे बात हो रही है APN Associates की, while carrying the audit came to know that the company has expanded its operations and does not possess necessary expertise and infrastructure। तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं यहाँ बात हो रही होगी हमारी SQC 1 की, ठीक है। SQC 1 या SA 220 की यहाँ बात हो रही होगी, बट ये विड्रॉल की है तो यहाँ पे SQC 1 की ही बात हो रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर है हाउ टू डील विद द नॉन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन। अब यहाँ पे कंफर्मेशन की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं ऐसे 505 की। देखो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और ये सब लिखा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें ना मतलब पेपर को जैसे 15 मिनट हमें मिलते हैं तो हमें सबसे पहले फटाफट गो थ्रू करना है सो दैट हम उस क्वेश्चन पे एनर्जी अपनी लगाएं सबसे पहले जो टॉपिक हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके नाउ 2 का ए जो है इसमें बेंचमार्क शुड बी अडॉप्टेड। तो यहाँ पे बात हो रही है बेंचमार्क की। बेंचमार्क जो था वो मटीरियलिटी में था, तो मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ये SA 320 में होगा। नहीं भी होगा तो हम इसको चेंज कर लेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो बात हो रही है अप्रोप्रिएट बेंचमार्क की, इट इज समवेयर रिलेटेड टू मटीरियलिटी ओनली। नाउ 2 का बी जो है ये क्वेश्चन है आफ्टर एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन मैनेजमेंट ऑफ ABC has consolidated all the information parent subsidiary। दैट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है ग्रुप ऑडिट वाली चैप्टर की। अब ये जो है ना ये मैं फटाफट इसलिए आइडेंटिफाई कर रही हूँ बिकॉज ये जो है सिलेबस पूरा का पूरा मैंने अच्छे से इसको रिवाइज कर रखा है। आपने भी अगर 1 से 2 रिवीजन कर रखे होंगे तो आपकी भी यही स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की। नाउ नेक्स्ट जो है फॉरेंसिक ऑडिट का क्वेश्चन होगा ये, बिकॉज इसमें ऑब्वियसली फॉरेंसिक ऑडिट लिखा हुआ है। अब ये जो टॉपिक है फॉरेंसिक ऑडिट ड्यू डिलिजेंस ये बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट अगर आप कोई टॉपिक लीव कर रहे हो तो ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये तो देख लो ना। ये देख लोगे तो कम से कम अगर ये रिपीट हो गए तो लिख पाओगे ना। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वेदर स्टार्ट ऑडिटर कैन टेक इंटरनल ऑडिटर्स असिस्टेंस। तो ये मुझे लगता है कि या तो ये SA 610 या फिर ये इंटरनल ऑडिट वाले चैप्टर से है, बिकॉज यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है और हो भी सकता है कि यहाँ पे कोई और टॉपिक हो। ये अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो डिटेल में जान लेंगे इसको।
देन 2 का सी जो है ये प्रोफेशनल एथिक्स का है, 3 का सी सॉरी। ओके, उसके बाद में 4th का है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस इन बैंक, दैट मीन्स ये आपका बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है। देन 5 प्रिंसिपल्स यू नीड टू कंपाइल बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल एथिक्स का हो सकता है, कोड ऑफ एथिक्स का है क्योंकि ये। उसके अलावा 6th का ए वाला जो है, that how CA Uma should deal with the situation in the auditor's report and different opinions, a certain audit evidence, तो शायद ये आपका 700 सीरीज से हो या रिपोर्टिंग से हो, तो अभी हम इसको डिटेल में देख लेंगे। देन 5th का बी वाला जो है, इट इज़ अबाउट हाउ कंपनी हैज़ नॉट रिकॉर्डेड, कारो का क्वेश्चन है ये। ओके, कारो का क्वेश्चन है। देन लीडिंग मैन्युफैक्चरर ड्यू डिलिजेंस, आउट ऑफ ड्यू डिलिजेंस वैल्यूएशन इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर में, ये शायद ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन है। देन 6th का ए जो है, ये अगेन कारो का क्वेश्चन है। ना इतने मतलब 2 क्वेश्चन न्यू सिलेबस में मैंने ऑल्दो नहीं देखे हैं कि ये लोग दे रहे हैं, बट ये ओल्ड सिलेबस का है तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ उन्होंने कारो का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखा हो। देन यहाँ पर एक और क्वेश्चन होगा एंड दिस विल बी ऑल फ्रॉम पीई, प्रोफेशनल एथिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम लोग डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एपी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं किसके, एक्सपी लिमिटेड के। फॉर द लास्ट 4 years, 4 साल से ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। एक्सपी लिमिटेड जो है, इट इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग ऑफ एफएमसीजी गुड्स इन इंडिया। Now 21-22 में क्या हुआ, कंपनी हैज डाइवर्सिफाइड एंड commenced प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इन द एरिया ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया एज वेल एज इन सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज। तो इन लोगों ने क्या करा है ना, 21-22 से इन लोगों ने डाइवर्सिफाई कर लिया और इन लोगों ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में भी क्या करा, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देना स्टार्ट कर दिया। AP and Associates, while carrying out the audit of the current financial year, came to know that company has expanded its operations into a new segment as well as a new geography. Now, AP and Associates does not possess the necessary expertise. अब इन्हें ये लग रहा है कि ये कंपनी ने जिस न्यू सेगमेंट में एक्सपांशन कर लिया है उसकी हमको एक्सपर्टीज ही नहीं है और हम पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है दैट वी कैन कैरी आउट द ऑडिट ऑफ दिस डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज। एंड अकॉर्डिंगली ये चाहते हैं कि मैं जो हूँ विड्रॉ कर लूँ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशन। सो यू हैव टू डिस्कस द इशूज दैट यू नीड टू एड्रेस बिफोर डिसाइडिंग टू विड्रॉ। अब यहाँ पर ना सीधा सीधा आपसे लास्ट लाइन में ये पूछा है दैट यू हैव टू डिस्कस द इश्यूज दैट यू नीड टू एड्रेस, जिसकी मतलब आप विड्रॉ जो हो किस तरह से विड्रॉ करोगे, व्हाट इश्यूज यू हैव टू कंसीडर बिफोर विड्रॉविंग। तो यहाँ पर ना एज पर SQC 1 आपको ये आंसर करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जो है ना SQC 1 लिखेंगे और SQC 1 का नाम लिखेंगे और उसके बाद में हेडिंग डालेंगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग ये लिखेंगे कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूमेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में भी, वेट मैं आपको इसका ना एक पूरा फ्रेमवर्क दे देती हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिखेंगे आंसर 1A। अब आंसर 1A में सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज पर SQC 1 और SQC 1 का हमारा पूरा नाम, क्वालिटी कंट्रोल फॉरेन ऑडिट एश्योरेंस रिलेटेड सर्विस, ऐसे करके पूरा। उसके बाद में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूमेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये पूरी हेडिंग। अब इसमें क्या क्या 3 चीज़ें होती हैं, इसमें होती हैं आपकी इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, फिर कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस आपकी, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स। इसको बहुत शॉर्ट में लिखना बिकॉज हमारा मेन फोकस यहाँ पर है। फिर हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा कि यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है। तो उनके पास में नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उनको अगर लगता है कि उनको एक्सपर्ट की नीड है तो वो होना चाहिए। तो आप जो हो कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंस के बारे में लिखोगे, रिसोर्सेज होना चाहिए। उसके बाद में आप ये वाली चीज़ लिखोगे जो इनका नेक्स्ट पार्ट है कि एड्रेसिंग क्या क्या हमें इश्यूज करने होते हैं बिफोर विड्रॉइंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कि हम जो है यहाँ से विड्रॉ करने का सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये रेलिवेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं जो भी हमारे रेलिवेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें लगता है कि हाँ ये अप्रोप्रिएट है तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रोफेशनल रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है।
और उसके बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि ये सारे सिग्निफिकेंट इश्यूज थे, ये कंक्लूजन्स पे हम पहुंचे, ये बेसिस हमारे कंक्लूजन को, ये हमने कंसल्टेशंस करी, इस वजह से हम लोग जो है विड्रॉ कर रहे हैं। लाइक आप इस वाले केस में क्या होगा, सपोज आप ऑडिटर हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप जाओगे किसके पास में, या तो मैनेजमेंट के पास में या टीसीडब्ल्यूजी के पास में, और उनको ऐसे ऐसे करके अपनी सिचुएशंस बताओगे कि हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है कि हम जो हो आपके इस एक्सपैंडेड बिजनेस को समझ पाएँ। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो भी डिस्कशन होगा, और उसके बाद अगर आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि इट इज़ अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, तो आप जो डिस्कस करोगे विद द अप्रोप्रिएट लेवल कि हम जो है विड्रॉ करने का सोच रहे हैं, और आप जो हो उनको रीजंस भी दोगे कि ये हमारे रीजंस है फॉर द विड्रॉवल। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आप ये भी देखोगे कि कहीं आपको किसी को रिपोर्ट तो नहीं करना है, तो आपकी क्या क्या वहाँ पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बनती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स बनती हैं बिफोर मतलब विड्रॉइंग, क्योंकि आप छोड़ के जा रहे हो ना ऑडिट, तो दैट मीन्स यू विल हैव टू रिपोर्ट। उसके बाद में आप जो भी इश्यूज़ हैं उनको क्या कर लोगे, डॉक्यूमेंट कर लो। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स याद रखना, क्या-क्या 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ डिस्कस यू हैव टू डिस्कस विद द एप्रोप्रिएट लेवल। उसके बाद में इफ़ यू डिटरमाइन दैट इट इज़ अप्रोप्रिएट टू विथड्रॉ, तो फिर आप क्या करोगे, उनको बताओगे, यू विल गिव देम द रीजंस फॉर द विथड्रॉवल, एंड इसके बाद में व्हाट यू विल डू, यू विल कंसीडर the professional, regulatory, and legal requirements, and then you will document the significant issues, consultations, and everything. तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। सो हियर यहाँ पर जो है इसमें आपको कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी के लिए ये लाइन्स ऑफ क्वेश्चन से पिक कर सकते हो, दैट वी डोंट हैव सच सफिशिएंट नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम पे ऐसा नहीं है दैट वी कैन ऑडिट फॉर यू। और उस वजह से फिर हमारा जो मेन जो आंसर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप दैट इट इज क्लियर। ठीक है, सो यू शुड एड्रेस दी अबव इश्यूज। दिस वाज अ प्रीटी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आप एसक्यूसी 1 में मार्क कर सकते हो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये नवंबर 22 में पूछा गया है। पॉज करके वीडियो को हैंड टू हैंड क्या करा करो ना, लिख लिया करो जब मैं बोलती हूँ, बिकॉज लिख लोगे उससे बहुत ईजी रहेगा आपको जब आप नोट्स अपने पढ़ोगे तो। वैसे तो मैं आपको एक्सेल शीट जो दूंगी उससे तो आप देख ही लोगे, पर अगर इसमें भी हैंड टू हैंड मार्क करते चलोगे ना, तो नोट्स के साथ साथ आपका अटेंशन आराम से पहुंच जाएगा कि अच्छा ये नवंबर 22 में पूछा है, बहुत टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि ये मेरे टाइम में पूछ ले। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, एंड दैट इज ऑफ ऐसे 505। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ स्टार लिमिटेड अ कंपनी engaged in the production of paper, the auditor received certain confirmation for balance of trade payables outstanding in the balance sheet through external confirmation by negative confirmation request। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कौन सी होती है। तो नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट जो होती है उसमें जो है वो जो जिस भी कन्फर्मिंग पार्टी को आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, वो सिर्फ आपको तभी रिप्लाई करता है अगर वो क्या कर रहा होता है, डिसअग्री कर रहा होता है आपकी बात से। लेकिन अगर वो अग्री कर रहा होता है तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो इन लोगों ने क्या करा ना, ट्रेड पेबल्स आउटस्टैंडिंग थे और इन्होंने क्या करा, नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट से इस चीज़ को कन्फर्म करा। Now, in the list of trade payables, there are a number of small balances except one, which is an old outstanding of rupees 20 lakh for which no confirmation was received. Now comment करो with respect to the standards relating to confirmation process and how to deal with the non-receipt of confirmation। अब इसमें क्या हुआ, बाकी तो सारे छोटे छोटे थे लेकिन 20 लाख का एक बड़ा अमाउंट था और उस पर कोई भी confirmation नहीं आई, तो अब आप क्या करो। तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि ये कौन सी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती कौन सी है, कि जब कंफर्मिंग पार्टी जो है वो तभी रिप्लाई करती है जब वो डिसअग्री कर रही होती है जो भी इन्फॉर्मेशन उस रिक्वेस्ट में होती है। अब एक चीज़ आपको ये और बताना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, दे विल गिव यू लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। देखो इसका भी मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे देती हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। तो आंसर नंबर 1 बी में सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जो हमारी नेगेटिव रिक्वेस्ट है, व्हाट इज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ये कब होती है, जब जो है जो कंफर्मिंग पार्टी है वो डिसअग्री कर रही होती है। और ये क्या करती है ना, ये जो है ये आपको एक लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देती है देन दी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एविडेंस। ठीक है, okay, now the failure to receive a response to a negative confirmation request does not explicitly indicate receipt by intended confirming party of the confirming request or verification of the accuracy of the information contained in the request। अब इसमें आपको ये भी बताना है कि जैसे सपोज आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट रिसीव्ड बाय इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी और वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी, बिकॉज इसमें आप ये बोल रहे हो कि अगर आप जो हो डिसअग्री कर रहे हो तो आप जो हो हमको रिप्लाई करना। अब उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आया, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वो लोग अग्री कर रहे हैं, बट ये लॉ ये कहता है, मतलब इस प्रोविजन में ऐसा है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप ये मान लो कि ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है। इट्स नॉट दैट।
एक जो फेलियर है ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन डज अ रिस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्योंकि ये भी ऐसा चांसेस है ना कि वो लोग रिस्पॉन्ड ही ना करें आपकी बात को। तो इस वजह से इसमें सिंपली ये लिखा है, इसको आप थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हमको लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देती है देन दी पॉजिटिव पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, बिकॉज देयर आर चांसेस कि बहुत सारे लोग डिसइंटरेस्टेड हो, दे विल नॉट रिप्लाई टू अस, राइट। कंफर्मिंग पार्टी जो है दे विल बी मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड इंडिकेटिंग देयर डिसएग्रीमेंट विद द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज नॉट इन देयर फेवर एंड लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड अदरवाइज। मतलब वो सोचे कि हम जो है रिस्पॉन्ड ही ना करें अगर वो हमारे जो है फेवर में नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो अब इस वाले केस में क्या हुआ है, हमारे वाले केस में फिर उन्होंने अबाउट द केस के बारे में लिखा है कि यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट करा था और 20 लाख के लिए कंफर्मेशन नहीं आया। तो उस केस में आप क्या मानोगे, उस केस में अगर आप नॉन रिस्पॉन्स हुआ है तो क्या मानोगे? तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ उनकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को ही ऑडिट एविडेंस मान के बैठ जाओगे? तो नहीं, यहाँ पे ये लोग ये बोल रहे हैं कि आप जो हो क्या करो, खुद से what you have to do, you have to examine the subsequent cash disbursement और correspondence from the third parties, और आपको अदर रिक्वेस्ट भी चेक करने, अदर रिकॉर्ड्स भी चेक करने होंगे जैसे गुड्स रिसीव्ड नोट्स वगैरह। फर्दर नॉन रिस्पॉन्स अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से आया है, दैट डज नॉट मीन्स दैट देयर इज सम मिस स्टेटमेंट एज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट itself is to respond to only auditor only if the confirming party disagrees with the information in the request। यहाँ पे ना ये आंसर को इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया है। मैं आपको सिंपली कुछ क्रिस्प पॉइंट्स बताती हूँ जो हियर यू हैव टू राइट। जैसे सबसे पहले आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया, उसके बाद में आप सिंपली ये लिखोगे कि हमारे अबाउट द केस में क्या है। तो इन द गिवन केस क्या हुआ है कि 20 लाख के लिए जो है वो इन लोगों ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करा है। नाउ व्हाट डज दिस नॉन रिस्पॉन्स इंडिकेट? तो नॉन रिस्पॉन्स इंडिकेट के लिए आप ये लिखोगे कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है दैट कंफर्मिंग पार्टी जो है दे आर लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड, अगर उन्हें लगता है कि वो बात जो है वो उनके फेवर में है। बट हम जो है इसको सिर्फ एक ऑडिट एविडेंस की तरह नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, वील हैव टू डू सम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। लाइक अपने एंड से हमको क्या करना पड़ेगा, अपने एंड से वील हैव टू वेरीफाई वेरियस रिकॉर्ड्स, कैश ट्रांजेक्शन्स, जो भी रिसीट्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें वेरीफाई करना होगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ये लोग जो है नहीं रिप्लाई करते हैं, तो हम सिर्फ इस पर रिलाई ना करके हम जो है इस बात को मानेंगे कि ये जो है ये लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पे कोई मिस स्टेटमेंट ज़रूरी ही हो, क्योंकि मिस स्टेटमेंट जो है वो अगर होगी तो वो लोग रिप्लाई कर ही देंगे। बट यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है, तो हम जो है एक तरह से अपनी तरफ से जो है खुद से भी चेक कर लेंगे रिकॉर्ड्स। सिंपली इसमें ये दे रखा है और कुछ भी नहीं है, आंसर को इन्होंने जबरदस्ती इतना ज़्यादा बड़ा रखा है। मतलब एक तरह से यहाँ पे ना फेलिंग टू रिस्पॉन्ड से आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है, सो दैट ओनली हैव टू राइट। Now let's move on to another question, and that is about CAB जो है, he is appointed as the auditor of SRT Limited for the financial year 21-22. Now during the course of planning for the audit, CAB intends to apply the concept of materiality for the financial statements as a whole. So you have to guide him with respect to the factors that may affect the identification of appropriate benchmark. तो कौन से benchmark ये adopt करेगा? अगर जो SRT लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चर में है और सेल में ऑफ एयर कंडीशनर और यहाँ पर रेगुलरली प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और दूसरा सिचुएशन हमको दिया है कि अगर वो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है और उसमें लॉसेज हो रहे हैं इन द प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स ड्यू टू पैंडेमिक। तो इस केस में, दोनों ही केस में आप क्या बेंचमार्क रखोगे? तो सबसे पहले तो हेयर, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऐसे का नाम या नंबर नहीं दे रखा, तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ऐसे एज वेल एज द नंबर ऑफ ऐसे। तो सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाट एक्चुअली इज मटेरियलिटी। तो एज पर ऐसे 320, और यहाँ पे इसका नाम भी लिखना, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मटेरियलिटी को जो है इन्होंने यहाँ डिफाइन नहीं किया है, इसमें इन्होंने सिंपली ये लिखा है कि जब हम मटेरियलिटी डिफाइन डिटरमाइन करते हैं तो हमको वहाँ पे क्या लगाना होता है, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना होता है। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है कि हम जो है एक परसेंटेज को चूज कर लेते हैं, चूज इन बेंचमार्क पे लगा देते हैं परसेंटेज को, और हम फिर उससे डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट हमको मटेरियल रखना है और कितना हमको इमटेरियल रखना है। तो सबसे पहले इन्होंने यही बता दिया कि मतलब ये लोग किस तरह से जो है बेंचमार्क को यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। अब आपको ये आंसर किस तरह से लिखना है ना, आपको ये आंसर इस तरह से लिखना है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। दिस इज आंसर 2E, आंसर 2E। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे एज पर ऐसे 320, व्हाट इज ऐसे 320, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, ठीक है। उसमें क्या लिखोगे, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, आप अपनी कॉपीज खोल लेना, जो जो मैं लिख रही हूँ आपको ज़रूर लिखना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी वी हैव टू अप्लाई
प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। देन उसके बाद में आप लिखोगे दैट परसेंटेज जो है इट इज अप्लाइड ऑन बेंचमार्क टू डिटरमाइन मटेरियलिटी ऑन बेंचमार्क। अच्छा, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन किसका, बेंचमार्क का। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स सबसे पहले आपके हैं कि क्या क्या आपके एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। उसके बाद में नेचर ऑफ एंटिटी कैसी है। देन ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह से फाइनेंस हुआ है, मतलब वहाँ पे डेट ज़्यादा है, इक्विटी ज़्यादा है, ठीक है, हाउ इट इज़ फाइनेंस एंड हाउ इट इज़ स्ट्रक्चर्ड। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेचर ऑफ एंटिटी, देन ओनरशिप स्ट्रक्चर। उसके बाद में आपको बताना है कि क्या कोई ऐसे आइटम्स हैं जहाँ पे अटेंशन ऑफ यूजर्स फोकस है, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, बिकॉज हमारे सेकंड वाले केस में क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस 2 साल से लॉसेज हो रहे थे। एंड क्या आपकी रिलेटिव वोलेटिलिटी रहती है बेंचमार्क की, वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। अब अगर रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर जो ऑडिटर है वो क्या करता है ना, ऑडिटर जो है वो कंसीडर करता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज बेंचमार्क, अगर वहां पर रेगुलर प्रॉफिट हो रहे हैं तो। और अगर वहां पर लॉसेज हो रहे हैं तो क्या करता है, रेवेन्यू को लेता है वो एज बेंचमार्क इन केस ऑफ लॉसेज। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हो, ऑल्दो ये आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएगा, बट स्टिल इट इज प्रेफरेबल कि आप मार्क कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अगर रेगुलर प्रॉफिट होता है तो पीबीटी को लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, और अगर लॉस होता है तो रेवेन्यू को लेते हैं। और इस केस में हम लोग इनको बेंचमार्क मान के इन पे परसेंटेज लगाते हैं। अब जो परसेंटेज यहाँ लगती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, उसमें हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, 5 to 10% जो है वो कंसीडर करते हैं एज अ मटेरियलिटी। लेकिन इस केस में, इन केस ऑफ लॉसेज, हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कम रखते हैं इसका परसेंटेज, दैट मीन्स 0.5% से लेकर के 2%। तो यहाँ पर जो पीबीटी की जो होती है ना परसेंटेज, इट इज़ जनरली हायर देन दी रेवेन्यू, ठीक है। तो एक बार आंसर देख लेते हैं, ये मैंने आपको मेन मेन चीज़ें बता दी जो आपको यहाँ लिखनी है। सो एलिमेंट्स, देन अटेंशन ऑफ यूजर्स की ज़रूरत है, उसके बाद में नेचर, एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड वोलेटिलिटी। फिर यहाँ पे भी इन्होंने देखो वही सारी चीज़ें बताई हैं। और फर्स्ट वाले केस में बिकॉज रेगुलर प्रॉफिट था तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग्स को लेंगे एज बेंचमार्क। एंड सेकंड वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू को या ग्रॉस प्रॉफिट को भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इधर रेवेन्यू या फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी, ठीक है। और इसके स्लैश में लिख लेना अर्निंग्स। आप इस चार्ट को भी बना सकते हो, तो उससे भी आपको ये जो मैंने लिखा ना, मतलब तो इससे भी आपको एक हेल्प मिल जाएगी। इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, या एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2B। ABC Limited holds 51% of equity of BBB Limited, 63% of equity of TTT Limited. There are different information and explanations which are disclosed by the respective companies in the notes to their financial statements. अब जब consolidation हुआ तो management of ABC Limited has consolidated all the information and explanations disclosed in the notes as well. The principal auditor is of the view that only those information and explanation should form part of the notes to the CFS which are relevant at group level. तो आपको 5 aspects mention करने हैं which are given in the notes to the separate financial statements of the parent and the subsidiaries need not be included in CFS. तो ये ग्रुप ऑडिट का, ये वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा सा इन्होंने इसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग करी है, बट यू कैन सी इन द लास्ट लाइन यहाँ पे है कि कौन कौन से आस्पेक्ट्स, यू हैव टू मेंशन एनी 5 आस्पेक्ट्स जो आपको CFS में इंक्लूड नहीं करने हैं। तो जब आप अपना ग्रुप ऑडिट वाला चैप्टर खोलोगे ना, तो उसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं जो कि आपको इंक्लूड नहीं करने होते हैं जब आप जो CFS प्रिपेयर कर रहे होते हो। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट आपका है सोर्सेस, सोर्सेस फ्रॉम विच बोनस इज इशू। तो जो भी सोर्स आपका होता है जहाँ से आपने बोनस इशू करा होता है, तो वो आपको नहीं डिस्क्लोज करना होता है। उसके बाद में जो भी आपके डिस्क्लोजर्स होते हैं MSMED एक्ट के, जो भी डिस्क्लोजर्स होते हैं ऑफ MSMED एक्ट। उसके बाद में जो भी आपने रॉ मटेरियल्स को परचेज, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करा है या फिर स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को कंज्यूम करा है, तो रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल्स इंपोर्टेड, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स जो कंज्यूम करें आपने वो। उसके अलावा जो भी इंपोर्ट्स आपने CIF बेसिस पे करी है, रॉ मटेरियल्स की, कंपोनेंट्स की या कैपिटल गुड्स की, किस किस की, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स या फिर कैपिटल गुड्स की, CIF बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपने एक्सपेंडिचर करा है फॉरेन करेंसी में या फिर आपने अर्निंग्स करी हैं फॉरेन एक्सचेंज में,
ये बात ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी, जो भी आपने फॉरेन करेंसी में जैसे रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट या कुछ भी और दिया है उसका एक्सपेंडिचर, या फिर आपने कोई भी अर्निंग्स करी है फॉरेन एक्सचेंज में, जैसे वाइल एक्सपोर्टिंग, वाइल गिविंग रॉयल, वाइल अर्निंग रॉयल्टी, वाइल अर्निंग इंटरेस्ट, अदर इनकम, तो जो भी आपने अर्निंग्स करी हैं फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है, ये 6 पॉइंट्स अच्छी तरह से याद कर लो। सोर्सेज आपने जहाँ से बोनस को इशू करा है, डिस्क्लोजर्स अंडर एमएसएमईडी एक्ट, रॉ मटेरियल इंपोर्टेड, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स कंज्यूम्ड, देन वैल्यू ऑफ सीआईएफ बेसिस, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑन सीआईएफ बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स या कैपिटल गुड्स, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी ऑफ रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फिर कोई अदर मैटर, या फिर अर्निंग्स इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ रॉयल्टी, इंटरेस्ट या अदर मैटर्स। अब ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अभी जो जनवरी 26 का पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इन एमसीक्यूज, एंड इतना गंदा एमसीक्यू बनाया था उन्होंने। व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे दिए थे और उसमें ऐसे करके था कि 1 एंड 2 या फिर 3 एंड 4 या फिर 4 एंड 5, सॉरी, या फिर 1 एंड 4, कोई कौन सा जो मैटर है वो नहीं आएगा इसमें, मतलब कौन सा मैटर आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो उसमें ना, अगर इतना सा भी आपको नहीं पता होगा कि एमएसएमईडी एक्ट है या सीआईएफ बेस है, तो यू विल नॉट बी एबल टू टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो वो थोड़ा ट्रिकी वहाँ हो गया था एमसीक्यू। सो दैट्स वाई ये 6 के 6 पॉइंट जो है ये आपको एज इट इज भी लिखने को आ सकते हैं जैसे कि इसमें आया है, एंड अदर देन दैट ये एमसीक्यू में भी ग्रुप मतलब जनवरी 26 में टेस्ट हो चुका है। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक अकॉर्डिंगली। तो देखो ये यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स हैं कि आपने कहाँ से जो है सोर्स जहाँ से आपने बोनस इशू करा है वो आपको सीएफएस में नहीं देना है। देन एमएसएमईडी एक्ट के डिस्क्लोजर्स, एक और पॉइंट है यहाँ पे कि डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अनयूटिलाइज मनीज आउट ऑफ द इशू इंडिकेटिंग द फॉर्म इन विच सच अनयूटिलाइज फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड। फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वेदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल स्टॉक इन ट्रेड, इनका एक रीड ले लो और बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताया उनको अच्छे से याद कर लेना। सीआईएफ बेसिस पे रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, उसके बाद में जो भी एक्सपेंडिचर है फॉरेन करेंसी में, जो भी आपके अर्निंग्स हैं फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है, जो भी अर्निंग्स है फॉरेन एक्सचेंज में ऑफ एक्सपोर्ट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रोफेशनल फीस या अदर इनकम, तो ये आपने जैसे 9 में से कोई 6 पॉइंट्स याद कर लो, बाकी को रीड कर लो, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये क्योंकि डायरेक्ट था, तो इसमें आप सिंपली इस यहाँ से भी लिख सकते हो, और इन्होंने ये लिखा है कि इंडेस 1110 डज नॉट गिव अ लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज पार्ट ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स बट दैट नीड नॉट बी रिपोर्टेड इन द नोट्स एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल ऑफ सीएफएस। हाउएवर बेस्ड ऑन सेक्शन 129(4), आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि सेक्शन नंबर 129(4) में कैन बी कंस्ट्रूड दैट इवन इन सीएफएस हम कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, एंड देन फिर ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो वेटेज है मेन वो इन सारे के सारे पॉइंटर्स की। Now let's move on to another question, and that is of forensic audit. You have been requested to carry out the forensic audit of a listed entity by the board of directors based on whistleblower complaint received. Now, before the commencement of forensic audit, you and your team are discussing the various aspects relating to the scope and procedures to be carried out. What would be the items of discussion with respect to the differences between forensic audit and other audit? तो here आपको simply क्या बताना है, ये लास्ट लाइन में दे रखा है, जनरली लास्ट लाइन में ही होता है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट हैव टू रीड द होल क्वेश्चन, बिकॉज हो सकता है कि बीच में भी इन्होंने कोई क्वेश्चन घुसा रखो, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू रीड द फुल क्वेश्चन ऑब्वियसली, बट जनरली ये लोग लास्ट लाइन में क्वेश्चन को मेन क्वेश्चन जो पूछते हैं वो लास्ट लाइन में पूछते हैं। तो यहाँ इन्होंने सिंपली क्या पूछा है कि फॉरेंसिक ऑडिट और अदर ऑडिट में क्या डिफरेंस है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो, ये अभी हम तीसरा पेपर कर रहे हैं और फॉरेंसिक ऑडिट का ये हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो ये लोग इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये लोग इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपको जो है फॉरेंसिक ऑडिट और अदर ऑडिट का डिफरेंस बताना है। इससे पहले इन्होंने दिसंबर 21 में प्रोसेस पूछा था फॉरेंसिक अकाउंटिंग का, और अभी क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस पूछ रहे हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग और अदर ऑडिट्स का। तो देखो आंसर 2C, मैं आपको डिफरेंसेस के सारे पॉइंट्स कर देती हूँ। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके फॉरेंसिक ऑडिट के आपको अच्छे से रटे जाने चाहिए, बिकॉज ये मैंने आपको याद करा दिया, एक तो प्रोसेस और दूसरा क्या है अब जो मैं डिफरेंस करा रही हूँ। डिफरेंस में बेटर रहेगा कि सबसे पहले तो आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिख दो। तो व्हाट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग? फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव और एनालिटिकल स्किल्स का एप्लीकेशन करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर रिजॉल्विंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, फॉर रिजॉल्विंग फाइनेंशियल इश्यूज। और वो किस लिए करते हैं? जिससे हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ को मीट कर पाए। ये मैंने कुछ आपको कीवर्ड्स दे दिए, एंड दिस इज रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो गया, फॉरेंसिक ऑडिट अब नहीं है, उसको टर्मिनोलॉजी को ही चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड अदर ऑडिट? तो सबसे पहले तो है डिफरेंस इन दी ऑब्जेक्टिव। तो इसको आप ना ओटीपी वेरिफिकेशन बाय एओ इस निमोनिक से याद कर लो, ओटीपी वेरिफिकेशन बाय एओ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। ना ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग अदर ऑडिट में क्या करते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, लेकिन हम यहाँ फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या करें, हम यहाँ फ्रॉड डिटेक्ट करें, हम ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। उसके बाद में टी से है आपका टेक्निक्स। टेक्निक्स, तो टेक्निक्स यहाँ पर क्या होती है ना,
अदर ऑडिट में होती है सब्सटैंसिव और सैम्पलिंग बेसिस पे हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन डेप्थ चेकिंग करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग में। देन व्हाट इज पी, पी से है पीरियड। तो हम लोग अदर ऑडिट जनरली क्या करते हैं, अदर ऑडिट हम लोग फाइनेंशियल ईयर का करते हैं, लेकिन फॉरेंसिक अकाउंटिंग में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने भी पीरियड्स का हमें करना पड़े फॉर दी यू नो फॉर रिजॉल्विंग अ पर्पस वो हम करेंगे। देन वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स या प्रोविजंस। तो यहाँ पर हम वेरिफिकेशन के लिए जनरली मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई कर लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग में, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करते हैं हर चीज़ का खुद से। उसके बाद में है एओ, ए से मतलब है एडवर्स फाइंडिंग्स। अगर आपको कोई एडवर्स फाइंडिंग मिलती है अदर ऑडिट्स में, आप लोग क्या करते हो, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हो। लेकिन फॉरेंसिक अकाउंटिंग में अगर आपको कोई एडवर्स फाइंडिंग मिलेगी तो आप क्या करोगे, आप इसका इम्पैक्ट देखोगे एंड उन लोगों को रिपोर्ट करोगे जो लोग मतलब जिनको आपको रिपोर्ट करना है। देन ओ से क्या है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का मतलब क्या है, हम लोग जो है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स की अदर ऑडिट्स में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और कंप्लायंस चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग में, हम लोग ये देखते हैं कि ये रेगुलेटरी एंड प्रॉपर्टी जो है इन ट्रांजेक्शन्स की वो ठीक है या नहीं है। दैट मीन्स ये रेगुलेशंस के हिसाब से हुए हैं एंड कहीं ऐसा तो नहीं कि फालतू में हुए हैं, तो प्रॉपर्टी। तो दैट मीन्स ये कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से है या नहीं है एंड लॉज के हिसाब से है या नहीं है। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ, ओटीपी वेरिफिकेशन बाय एओ। तो ओटीपी में ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, टी फॉर टेक्निक्स, पी फॉर पीरियड, देन वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स, पीरियड, प्रोविजंस, ये सब। और एओ में क्या है, ए से है एडवर्स फाइंडिंग और ओ से है आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो ये दोनों टॉपिक आपको जो है याद हो जाने चाहिए। अगर आपको नहीं हुए हैं तो एक बार दिसंबर 21 का दोबारा जाके देख लो, उसमें मैंने आपको प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग याद कराया। सो हियर वी आर डन विद 2 आंसर्स ऑफ नवंबर 2022। अब आते हैं हम अपने थर्ड आंसर पे एंड दैट इज 3A। नाउ दिस इज ऑफ एस एस 610 या इंटरनल ऑडिट। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड जो है वो एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। कंपनी हैज लार्ज बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एज ऑन 31 March 2022 which has been assessed as the high risk in audit planning stage। तो हम लोगों ने क्या करा, जब हम ऑडिट प्लानिंग कर रहे थे और जब हमने ये सब देखा लार्ज बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो हमने ये कंक्लूड करा कि ये तो रिस्की है बहुत ज़्यादा। Now for the year ended 31 March 2022 in respect of valuation of account receivables, जो स्टैट ऑडिटर है उसने क्या करा, उसने असाइन कर दिया चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड प्रोविजन मेड्स टुवर्ड्स डाउट रिसीवेबल्स टू द इंटरनल ऑडिटर। स्टैट ऑडिटर ने ये, जबकि उसको लग रहा था दैट इट इज ऑफ हाई रिस्क एरिया, स्टिल उसने ये चीज़ किसको दे दी, स्टिल उसने क्या करा, इस चीज़ को दे दिया इंटरनल ऑडिटर को। तो यू हैव टू एडवाइस दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें वो इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है और सॉरी नहीं ले सकता है। एंड यू ऑल्सो हैव टू कमेंट ऑन द सिनेरियो वेदर स्टैट ऑडिटर कैन टेक इंटरनल ऑडिटर्स असिस्टेंस। तो अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने इस वाली लाइन की वजह से इस केस को एक केस बेस्ड सिनेरियो बना दिया और हमको यहाँ पर फिर आंसर करना पड़ेगा एज पर द केस, मतलब एज पर द फॉर्मेट ऑफ केस बेस्ड। तो ये है आंसर टू 3A। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक या दो लाइन में लिखना, ज़्यादा मत लिखना वरना पेपर छूट जाएगा, कि इन द गिवन केस क्या हुआ है, देयर इज रिस्क in the accounts receivable, still the stat auditor has assigned the verification of this to the internal auditor। उसके बाद में आप लिखोगे कि क्या क्या यहाँ पे प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो प्रोविजन जो है वो इट इज एज पर एस ए 610। तो यहाँ पर है एज पर 610, नाउ यू हैव टू राइट एज पर एस ए 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स का नाम और नंबर, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट कि सर्कमस्टांसेस जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। तो कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, तो जहाँ पर सिग्निफिकेंट जजमेंट लग रही है, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंट जजमेंट का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंट जजमेंट का मतलब है कि वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, या फिर हमको जो है सफिशिएंसी को इवैल्यूएट करना होता है ऑफ टेस्ट परफॉर्म, मतलब जहाँ पे स्टैट ऑडिटर को अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, वो वाली एरियाज। उसके बाद में हम लोगों को ये चेक करना है कि क्या मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल जो है वो ठीक से लगाया है या नहीं लगाया है, फिर क्या यहाँ पर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके अलावा क्या यहाँ पर प्रॉपर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये जो भी एरियाज हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगेगी ऑडिटर की, तो वो एरियाज को वो इंटरनल ऑडिटर को नहीं दे सकता है, बिकॉज अगर वो दे देगा तो फिर उसका जो ऑडिट होगा उसका क्लीन ओपिनियन, मतलब उसका क्लियर पिक्चर हमको नहीं दिख पाएगा, बिकॉज वी आर रिलाइंग ऑन समवन एल्स वर्क। उसके बाद में दूसरी चीज़ है कि अगर आप जो हो एक ऐसी एरियाज को असेस कर रहे हो जहाँ पर हायर ओमम है, अगेन ये पॉइंट रिपीट हुआ है सिग्निफिकेंट जजमेंट से ही, कि जहाँ पे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो वहाँ पे आपको लिमिटेड जजमेंट से ज़्यादा जजमेंट लगती है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्योंकि सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है। तो दिस इज दी सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट इज कि जहाँ पे जिस काम में इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व है और उसने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है मैनेजमेंट को,
तो उसने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है ना मैनेजमेंट को, तो यहाँ पे आप एक तरह से उसको अगर दोबारा से इन्वॉल्व कर दोगे एंड ही हैज ऑलरेडी रिपोर्टेड द सेम टू द मैनेजमेंट, जैसे इस वाले सिनेरियो में वैसे तो हायर ओमम ही है, लेकिन सपोज अगर इंटरनल ऑडिटर ने भी चेक करा होता, रिपोर्ट कर दिया होता, फिर आप कहते कि हम जो है इंटरनल ऑडिटर को ये टास्क दे रहे हैं, तो यू कैन नॉट टेक द डायरेक्ट असिस्टेंस इन दिस केस ऑल्सो। या फिर अगर कोई ऐसा डिसीजन है जहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर हैज टू मेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के ही बेसिस पे आपको जो है अपना डिसीजन लेना है, और इंटरनल ऑडिटर को ही आपने ये चीज़ दे दी ना, इंटरनल ऑडिटर को ही अगर आप ये चेक करने के लिए दे दोगे कि तुमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन ठीक से करा है या नहीं, तो क्या वो अपने बारे में कुछ गलत बताएगा? ऑब्वियसली नॉट। सो दैट इज़ वाई दीज आर द फ्यू एरियाज जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हैं इंटरनल ऑडिटर की। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उन्होंने, अब आप क्या करोगे ना, अब आप यहाँ पे करोगे एनालिसिस। तो इन द गिवन केस इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर हायर उमम थी, स्टिल इन्होंने क्या करा, स्टिल इन्होंने डायरेक्ट असिस्टेंस ले ली इंटरनल ऑडिटर से। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आप कंक्लूजन लिखोगे दैट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ 3A का डायरेक्ट असिस्टेंस का। देखो यहाँ पे केस दिया है, मैंने आपको 3-4 पॉइंट और बता दिए थे कि सिग्निफिकेंट जजमेंट का मतलब क्या है, तो वो भी आप कर सकते हो कि जहाँ पे हमें सफिशिएंसी देखनी है, एस्टिमेट्स की अप्रोप्रिएटनेस देखनी है, देन डिस्क्लोजर्स का देखना है, मैनेजमेंट की जजमेंट देखनी है, रोमम का असेस करना है, देन हायर रोमम वाले जो है, देन जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व है उसने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया मैनेजमेंट को या TCWG को, और यहाँ पर जो है जो भी डिसीजंस है वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में लेना है। तो therefore the amount of judgment involved and the risk of material statement are also relevant in determining कि वो हम इसको असाइन कर सकते हैं नहीं। उसके बाद में बिकॉज ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज वाई इन्होंने इन द गिवन सिचुएशन भी बताया है। हाउएवर बिकॉज ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन बेस्ड ऑन द एजिंग वुड इन्वॉल्व मोर देन लिमिटेड जजमेंट। क्यों? क्योंकि हम जो है यहाँ पे हमने प्लानिंग में असेस किया था कि यहाँ ज़्यादा रिस्क है, तो इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू असाइन दैट लैटर प्रोसीजर टू द इंटरनल ऑडिटर, मतलब हम उससे इस बेसिस पे हम जो है हेल्प नहीं ले सकते। सो दिस इज द एक्चुअल उनका कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, ये वाला जो है इनका कंक्लूजन का पार्ट है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन अब क्लियर होगा। दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम SA 610। इसमें इंटरनल ऑडिट का इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिया है, दिस वाज फ्रॉम SA 610। नाउ ऐसे 3 सॉरी क्वेश्चन 3 भी आपका रिमूव हो गया है। देन 3C में क्या है, जो P है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही डिड नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हिज प्रोफेशनल वर्क ऑन द ग्राउंड दैट हिज इनकम इज असेस्ड अंडर सेक्शन नंबर 44 AD। तो इन्होंने क्या करा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करा, तो शायद ये रिमूव हो गया है आपके सिलेबस से 44 AD है। बट 44 AD वैसे क्या है, जनरल नॉलेज के लिए देख लेते हैं, तो सिंपल ये है ये 44 AD जो है वो क्या है, एक एक प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम है। तो इसमें इन्होंने चैप्टर नंबर 5 में ये दिया है, इट इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम योर कोर्स, सॉरी ये रिमूव नहीं हुआ है, चैप्टर 5 में दे रखा है काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के, कि आपको जो है मेंटेन करना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और अगर आप फेल हो जाते हो करने से ऐसे, तो फिर आपको जो है गिल्टी मान लिया जाएगा ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो अकॉर्डिंगली इट डज नॉट मैटर कि चाहे आपका 44 ADA हो या नहीं हो, अगर आप एक CM प्रैक्टिस हो, तो कंपल्सरीली आपको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरीली यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना अपने चैप्टर में, कि ये चैप्टर 5 में काउंसिल जनरल गाइडलाइंस वाले सेक्शन के, ये नवंबर 22 में टेस्ट हुआ है, और ये आपको इस तरह से घुमा के पूछ सकते हैं, बिकॉज आप जब 44 ADA देखोगे, तो 44 ADA में तो ये है ही कि यू डोंट हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। तो ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप एक CA इन प्रैक्टिस हो तो आप पे एग्जामेशन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन बट येस इट वॉज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ के जाते तो आप मतलब आप ये गलत कर सकते थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 4A। एक बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है, इसमें आप जो ऑडिटर हो LOC बैंक के, नेशनलाइज बैंक जो है, इट इज डीलिंग इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज टू अकाउंट होल्डर्स। द बैंक इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर शुड बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द स्टोरेज एंड इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। तो आपको इवैल्यूएट करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कि इन्होंने क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन जो है वो ठीक से करें या नहीं करें। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बैंक ऑडिट का, बैंक ऑडिट वाले चैप्टर में आप लिख सकते हो, बट ये ऑब्वियसली अगर आपने याद नहीं करा होगा तो आप पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे, तो मैं आपको ये पॉइंट्स याद करा देती हूँ जिससे कि आप लिख पाओगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आपके अटेंड है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस को कैसे चेक करेंगे, आप बैंक ऑडिटर बन के जा रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल हैव टू डू इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ ऑपरेशंस, इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ ऑपरेशंस। दूसरी चीज़ क्या देखोगे आप, मतलब आपको ना एक ये देखना है कि ये जो सिस्टम है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस का, यहाँ क्या इफेक्टिव स्क्रीनिंग होती है, फिर क्या यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, किसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, कि हम जो है कौन से कार्ड्स को इशू कर रहे हैं और हम जो है स्टोर किस तरह से कर रहे हैं, तो स्टोरेज एंड इशू पे एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल है या नहीं है। उसके बाद में क्या यहाँ पर जो रिपोर्टिंग करी है मर्चेंट्स ने,
वो ठीक है या नहीं है। तो रिपोर्टिंग बाय मर्चेंट्स कैसी है, जो भी सेटलमेंट्स वगैरह आप एक्सेप्ट कर रहे हो। देन हम जो है ये चेक करेंगे कि क्या यहाँ ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम फॉलो अप लेते हैं कस्टमर्स के साथ में, कस्टमर की पेमेंट्स के साथ में। उसके बाद में हम लोग पीरियोडिक, मतलब बैंक जो है वो पीरियोडिक रिव्यू करता है ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अकाउंट। एंड अगर कोई भी यहाँ पर पेमेंट ओवरड्यू हो जाता है मोर देन रीजनेबल पीरियड से, तो उस केस में क्या सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाता है। तो ये बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं, बट स्टिल यू हैव टू मेंशन दीज कीवर्ड्स वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले क्या है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग वहाँ पे ठीक से है या नहीं है। फिर इशुएंस और स्टोरेज पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल है या नहीं, फॉलो अप लेते हो या नहीं, रिपोर्टिंग ऑफ मर्चेंट्स किस टाइप से होती है, पेमेंट्स अगर ओवरड्यू हो जाते हैं रीजनेबल पीरियड से ज़्यादा तो फिर क्या करते हो। उसके अलावा क्या आप रिव्यू करते हो पीरियोडिकली जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उनके अकाउंट्स को। तो अगर ये चीज़ आपको ठीक लगती है दैट मीन्स यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन ठीक है। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो देखो आप ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये तो जनरल है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, इफेक्टिव स्क्रीनिंग होना चाहिए। उसके बाद में ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये यूजर्स के ऊपर बेस्ड है। और ये वाला भी ये जनरली है कि अगर ओवरड्यू हो रहा है रीजनेबल पीरियड से ज़्यादा, फॉलो अप ले रहे हो कस्टमर्स का, देन रिपोर्टिंग बाय मर्चेंट्स किस टाइप से हो रही है। तो ये जो है ये यूजर्स बेस्ड है और ये सिस्टम बेस्ड है। तो यहाँ दो टाइप के हमको जो है वो कंट्रोल चेक करने होते हैं। तो ये आंसर आप, मैं हाईलाइट कर दूंगी एक्सेल शीट में। इस आंसर को आप बार बार देखना तो आपको ये याद हो जाएगा। दिस वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट येस ये थोड़ा रेक्टिफिकेशन वाला था। Now another question is again from PE. इसमें क्या है, प्रोफेशनल अकाउंट्स नीड टू ऑब्जर्व सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स which are covered in Code of Ethics and Institute of Chartered Accountants of India. तो you briefly have to explain the 5 principles which need to be compiled by the Chartered Accountants. अब यहाँ पे जो भी 5 प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर और प्रोफेशनल ड्यू केयर, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो ये पांचों के बारे में आपको दो दो तीन तीन लाइन में एक्सप्लेन करना है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, इट इज द वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बट यस आपको ना कुछ कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, जैसे कि इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में आपको क्या लिखना होगा, इंटीग्रिटी में आपको लिखना होगा कि यहाँ पे हमको जो अकाउंटेंट है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा और ऑनेस्ट होना पड़ेगा। जो भी आप बिजनेस रिलेशनशिप्स वगैरह करें उसका मतलब है कि ट्रूथफुल हो आप। देन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि हम जो है अपनी ओपिनियन जो दे रहे हैं ये हम किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं दे रहे हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब हम उतने स्किल्ड हैं कि हम आपको ऑडिट कर पाएँ। तो दैट मीन्स कि आपके पास में प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल है और आप डिलिजेंटली काम कर रहे हो, स्टैंडर्ड्स की नॉलेज आप रखते हो जो जो वहाँ एप्लीकेबल है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आप जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ कंप्लाई कर रहे हो। दैट मीन्स आप जो हो, जो भी यहाँ पर रिजल्ट होता है उसको किसी को भी बताते नहीं हो। देन प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब हमको जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर करना है, दैट मीन्स रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना है और डिस्क्रेडिट नहीं करना प्रोफेशन को। तो ये चीज़ हम समझते हैं। देन अनदर क्वेश्चन इज नॉट इन योर सिलेबस। तो ये वाला जो था ना 5 प्रिंसिपल्स वाला, ये बहुत ही लीस्ट एक्सपेक्टेड था, बट येस ऑब्वियसली इट वाज अ ईजी क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि इसमें से बिल्कुल अंडा ही मिलेगा किसी को, बिकॉज ये सबसे फर्स्ट टॉपिक है ना। तो इसमें ना जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे से आप याद कर लेना। और इसमें ऐसा भी हो जाता है इस टॉपिक में कि जैसे सिर्फ इंटीग्रिटी से ही पूछ लिया, सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी से ही पूछ लिया, तो इस टाइप से भी लोग पूछ लेते हैं। अभी आगे हम पेपर्स जैसे सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता लगेगा। नाउ फिफ्थ ए वाला जो है दैट इज ऑन 700 सीरीज। सी उमा जो है वो स्टार्ट ऑडिटर है ऑफ आरजे लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। कंपनी जो है वो प्रोडक्शन करती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की। Now, during the course of audit, CA Uma obtained certain audit evidence of incorrect disclosures of related party transactions and structured finance deals, which was not considered with the affirmation leading to misstatements in the financial statements. मतलब यहाँ पे ना इनकरेक्ट डिस्क्लोजर था और मिसस्टेटमेंट्स भी थी। तो आपको डिस्कस करना है कि किस तरह से सीए उमा जो है वो डील करें सिचुएशन के साथ में एंड द डिफरेंट ऑप्शंस विच कैन बी कंसिडर्ड। अब यहाँ पर ना इन्होंने एक तरह से रिपोर्ट ड्राफ्टिंग नहीं पूछा, सिर्फ मॉडिफिकेशन के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले आपको 705 का नंबर लिखना है, नाम लिखना है। फिर इसमें हम जो है ये बताते हैं कि कब कब हम जो है मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। उसके बाद में ये जो डिसीजन होता है ये डिपेंड करता है कि क्या नेचर है मैटर का, किस टाइप की आपकी मॉडिफिकेशन आ रही है, मटेरियल मिसस्टेटेड है नहीं है, या फिर आप एविडेंस ऑब्टेन कर पा रहे हो या नहीं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि परवेसिव है या नहीं है, कि मतलब उसके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हैं। बिकॉज अगर आपका परवेसिव नहीं होता है तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो। और अगर आप जो हो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहे हो और वो जो है मटेरियल एंड परवेसिव है तो फिर आप डिस्क्लेमर देते हो। और अगर कुछ मटेरियली मिस्टेक्टेड होता है तो एडवर्स देते हो अगर परवेसिव होता है। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन द गिवन केस बताएंगे, ये चीज़ जो है ये हम सबसे पहले बताएंगे। और उसके बाद में हम जो है कि इन द गिवन केस क्या क्या हुआ है, उसके बाद में हम 705 के बारे में बताएंगे। देन व्हाट वी विल डू, विल कंक्लूड कि यहाँ पे जो है सीए उमा को एक क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था। व्हेन हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कंक्लूड करते हैं वो इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव, एंड कब उन्हें एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए था। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ दी है।
तो इन्होंने जो है सिंस सीए उमा हैज ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द अफर्मेशंस मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इन्होंने जो है यहाँ पर ये देख लिया कि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो इस वजह से सीए उमा को मॉडिफाई करनी चाहिए थी ओपिनियन। अब इन्होंने ना मॉडिफिकेशन के लिए कोई एक ओपिनियन नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पे ना परवेसिवनेस के ऊपर कुछ भी नहीं दे रखा है। इस वजह से इन्होंने दोनों चीजें बता दी कि अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव होगा तो हम क्वालिफाई देंगे, और मटेरियल बट परवेसिव होगा तो हम एडवर्स देंगे। यहाँ डिस्क्लेमर इसलिए नहीं लग रहा बिकॉज यहाँ इनको एविडेंस मिल गया है कि यहाँ पे मिसस्टेटमेंट है। So this was simple question about SS 705, but yes it was important. But ये शायद इतना difficult नहीं है, ये अगर आपने 705 पढ़ रखा है तो आप easily answer कर पाओगे. Now next question is from Caro, that you are appointed as the auditor of XMP Private Limited after resignation of RS and Company Chartered Accountants as stat auditors. RS and Company had certain concerns of the accounting matter of the company leading to change of auditors. All compliances under section 139 and 140 are made by the company with regard to resignation and appointment. Now, during the course, it came to a notice that a survey has been conducted on 7 December 2021 by Income Tax Department, and Department has unearthed unrecorded sales of 5 lakh, which has been made in cash on different dates during the year 2021. मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिकॉर्ड सेल्स है 5 लाख की, तो अलग अलग डेट्स को हुई है। साथ में XMP प्राइवेट लिमिटेड ने गोल्ड भी खरीदा है इस वाली सेल के अमाउंट से, एंड दीज ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। कंपनी ने सरेंडर कर दिया, अनडिस्क्लोज करी ये ट्रांजेक्शन बिफोर द एओ, और फिर उन्होंने जो है टैक्सेस भी दे दिए। लेकिन कंपनी ने इन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब भी रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इनकी चोरी पकड़ ली थी, बट स्टिल इन्होंने जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसके बाद में भी इन्होंने अमेंड नहीं करा। तो अब आप जो आप तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने गए हो, तो एज एन ऑडिटर हाउ विल यू रिपोर्ट दीज अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो यहाँ पर हम जब भी अनरिकॉर्डेड सेल्स का देखते हैं तो हम ये किस में करते हैं, किस वाले सेक्शन में करते हैं, ये हम किस वाली क्लॉज में करते हैं, ये हम करते हैं एज पर क्लॉज नंबर 18th। तो 18th वाले में क्या होता है ना, सॉरी इट्स नॉट 18, हाँ 18 ही तो है। इन द गिवन केस सबसे पहले उन्होंने बताया है क्लॉज 18, हाँ क्लॉज नंबर 18 में हम लोग जो है वो रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट ऑडिटर्स के बारे में देते हैं कि वेदर ऑडिटर हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन इश्यूज ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर्स। एक सेकंड रुको, मैंने शायद ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ की है कि आप जो XMP के ऑडिटर हो आफ्टर द रेजिग्नेशन, ओके, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ RS एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसमें इन्होंने दिया है कि इनको कंसर्न्स थे ऑफ द अकाउंटिंग मैटर्स जिसकी वजह से चेंज हुआ। अब बिकॉज यहाँ पर ये वाली लाइन है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा ना, इस वजह से यहाँ पर क्लॉज लग जाएगा ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स वाला। तो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स वाला कौन सा क्लॉज होता है, क्लॉज नंबर 18 होता है कारो का। तो उसमें हमको ये बताना होता है कि क्या रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स जो है, स्टार्ट ऑडिटर्स हैं, उन्होंने क्या पहले कभी रिजाइन करा है, और अगर उन्होंने रिजाइन करा है तो क्या कंसर्न्स थे, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन किया था, और मतलब क्या मतलब उनका स्टेटस है वो भी आपको रिपोर्ट करना होता है। तो वही इन्होंने रिपोर्ट करा है। सबसे पहले जो है इन्होंने इन द गिवन केस बताया है, उसके बाद में इन्होंने ये बताया है कि क्लॉज नंबर 18 में क्या होता है कि रेजिग्नेशन हुआ है, whether the accounting auditor has taken into consideration objectives or concern raised by outgoing auditors। बट इस केस में क्या हुआ है ना, इस केस में इन्होंने जो है वो कुछ भी चेंज नहीं करा है। और क्लॉज नंबर 8 भी यहाँ पर हमको रिपोर्ट करना होगा। नो व्हाट इज इन क्लॉज नंबर 8, तो क्लॉज नंबर 8 में हम लोग इनकम डिस्क्लोजर्स के बारे में करते हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में करते हैं क्लॉज नंबर 8। तो यहाँ पे हमारे दो क्लॉजेस लग रहे हैं, एक क्लॉज नंबर 8 लग रहा है और दूसरा हमारा लग रहा है क्लॉज नंबर 18। तो दो क्लॉज लग रहे हैं। यहाँ पे हमने बताया है कि ये लोगों ने क्यों रिजाइन करा था, और दूसरा हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में, अनरिकॉर्डेड सेल्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पर इन दोनों ही क्लॉजेस के बारे में आपको कारों में रिपोर्टिंग करना होगा कि वेदर देयर आर एनी ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट हैव बीन सरेंडर टू इनकम टैक्स और डिस्क्लोज इनकम under the income tax, if so whether the previously unrecorded income has been properly dealt in the books of accounts or not। अब इसमें क्या था हमारे वाले केस में कि इन लोगों ने सरेंडर तो कर दिया था लेकिन इन्होंने स्टिल उसको प्रॉपरली नहीं इन्होंने यूज किया है। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है ये चीज़ आपको रिपोर्ट करनी होगी। नाउ सिंस इट इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन on the part of auditor reports in terms of CAR 2020 as given above, and consequently management request to the auditor that not to report the above transaction is not tenable। अब देखो मैंने इसमें जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे से एक ये गलती हो गई, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, और वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या पूछा है वो हमने देखा ही। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पे एक लाइन दे रखी है बट मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड यू नॉट टू रिपोर्ट देम। तो क्या आप मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट को मान लोगे और बोलोगे चलो चलो कोई बात नहीं है, मैनेजमेंट बोल रहा है तो नहीं रिपोर्ट करेंगे? नो, यू कैन नॉट डू दैट। तो यहाँ पे कमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर रिस्पॉन्स टू द मैनेजमेंट एंड दिस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स टू द शेयरहोल्डर्स। तो यहाँ पे हमको दोनों ही क्लॉज में रिपोर्ट करना होगा, चाहे हमारे कितने भी पैर पड़ जाए मैनेजमेंट, बट आपको नहीं सुनेंगे मैनेजमेंट। तो ये वाला जो क्लॉज नंबर 8 है ना, ये मई 24 में भी पूछा गया है, अभी आगे आपको पता लगेगा, एंड नवंबर 22 में भी पूछा गया।
रुको मैं काम करती हूँ, मैं आपको एक बार ही क्वेश्चन मे 24 में जो है एक बार खोल के ही दिखाती हूँ। देखो मे 24 में ना ये 6th वाला क्वेश्चन है कि आप जो स्टार्ट ऑडिटर हो एसटीए लिमिटेड के फॉर द ईयर 23-24 इन द प्लेस ऑफ सीएटी आपको रखा गया है। नाउ ड्यूरिंग ऑडिट आपने ये देखा कि 1 मई 2023 को अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट wherein tax of 50 lakhs was demanded owing to undisclosed cashes of 150 lakhs which was accepted by the कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया था और कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और फर्दर इंक्वायर जब आपने करा मैटर विद सीएटी you came to know that CAT resigned due to non-recording of such transactions only. So, is there any reporting responsibility casting on this? तो देखो ये क्वेश्चन ना रिपीट ही तो हुआ है। इन्होंने क्या करा था, कंपनी ने अभी भी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करा है रिकॉर्ड ड्यूरिंग द 23-24 ऑल्सो। तो आपको जो है यहाँ पे भी यही दोनों क्लॉजेज लगाने होंगे, क्लॉज नंबर 8 एंड क्लॉज नंबर 18। तो देखो एक तो यहाँ लगा है क्लॉज नंबर 8 और दूसरा लगा है क्लॉज नंबर 18। तो ये सेम क्वेश्चन जो है इन्होंने रिपीट करा है फ्रॉम नवंबर 22। अभी और क्वेश्चंस भी रिपीट होंगे, आपको पता लगेगा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज सिमिलर टू नवंबर 22। ये क्वेश्चन सेम है, ये फायदा होता है पास्ट एग्जाम पेपर्स करने का। Now let's move on to another question, and this is about due diligence. NR Limited, a leading manufacturer of kids garment, has decided to acquire TP Limited. TP Limited is currently engaged in manufacture of ladies garments. NR Limited interested you to carry out the due diligence and value TP Limited. The valuation of TP Limited is dependent on the future maintainable sales of the company. So you have to discuss the factors you would consider to assess the future maintainable sales of TP Limited. तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर ड्यू डिलिजेंस छोड़ा भी है या अगर करा भी है तभी वहाँ आइडेंटिफाई करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा कि मतलब हम क्या पॉइंट्स यहाँ लिखें। तो इस क्वेश्चन के जो है हम पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। इसको मैं मार्क भी कर देती हूँ दैट दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। देखो इसमें ना ये 4 पॉइंट्स हैं, दिस इज फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट। तो इसमें आपको ये चार पॉइंट्स लिखने होते हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल सेल्स आप कैसे करते हो, दिस इज फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें 4 पॉइंट्स कौन से हैं, ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड आपका क्या कॉम्पिटिशन रहता है। ट्रेंड का मतलब ये होगा कि पास में ट्रेंड जो है उसका क्या इफेक्ट आएगा आपकी सेल्स पे। फिर अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो न्यू मार्केट में आप कितनी सेल्स कर पाओगे। देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन का मतलब कि क्या इंपैक्ट रहता है पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज का और इकोनॉमिक ट्रेंड्स का। एंड क्या इफेक्ट आता है कंपटीशन का कंपनी के शेयर पे, तो वो चीज़ यहाँ पर है। अब एक जो ये 6A वाला क्वेश्चन है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट बिकॉज इसमें कारों की रिपोर्टिंग भी है तो हम लोग CIC वाले पार्ट को एक बार रीडिंग ले लेंगे और हम लोग ये समझ लेंगे कि कारों की रिपोर्टिंग इन्होंने किस तरह से करी है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये किसी टीचर ने प्रॉपर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक तरीके की NBFC होती है जिसका जो काम होता है, जिसका जो मतलब मेजर जो उसका बिजनेस होता है वो यही होता है कि वो एक्विजिशन करता है शेयर्स का और सिक्योरिटीज़ का। तो उसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि मतलब आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट वाली जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके वो एटलीस्ट आपके 90% ऑफ नेट एसेट्स होना चाहिए। दीज इन्वेस्टमेंट्स कैन बी इनटू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेट्स और लोन्स। और इसमें एक दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हैं ग्रुप कंपनीज में या यूनिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एज ए स्पॉन्सर, यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट चीज स्पॉन्सर, तो वो जो है वो कम से कम मतलब 60% होना चाहिए आपकी टोटल नेट एसेट्स का। और इन वाले इक्विटी शेयर्स में कंपलसरीली कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स भी हैं जो 10 साल के अंदर अंदर कंपलसरीली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एज स्पॉन्सर पे इन्होंने जोर दिया हुआ है कि अगर एज स्पॉन्सर है तो वो नॉट लेस देन 60% होना चाहिए नेट एसेट्स। और फिर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो होती हैं जो ट्रेड नहीं करती हैं इनटू इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स वगैरह एक्सेप्ट थ्रू ब्लॉक सेल फॉर द पर्पस ऑफ डायल्यूशन और डिस इन्वेस्टमेंट्स, सिर्फ एक्विजिशन का काम करती हैं। एंड ऑल्सो दे डू नॉट कैरी एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ये मतलब आप पॉइंट्स एक बार रीडिंग ले लो बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आज सच ये इतना पूछेंगे CIC के बारे में। और इनका जो काम होता है वो ग्रांट ऑफ लोन्स टू ग्रुप कंपनीज होता है, इशूइंग गारंटीज होता है। एक मिनट, ओके ये काम नहीं करने होते हैं इनको। यस ये काम नहीं करने होते एक्सेप्ट मतलब ये जो है ये अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी वगैरह नहीं करती हैं, बट ये सब कर सकती हैं जो मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, ग्रांट ऑफ लोन्स एंड इशूइंग गारंटीज कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कारो रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये कारो रिपोर्टिंग किस में करना होता है, हमको ये करना होता है क्लॉज नंबर 16 में। तो क्लॉज नंबर 16 में हमको क्या रिपोर्टिंग करना होता है कि ये जो कंपनी है क्या ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि RBI के रेगुलेशंस में डिफाइंड है, और अगर हाँ तो वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ CIC, एंड इन केस अगर वो एग्जाम्प्टेड है या फिर वो अनरजिस्टर्ड है
तो क्या वो तब भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या फिर उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ आपको रिपोर्ट करनी होती है। और एक और चीज़ आपको रिपोर्ट करनी होती है दैट वेदर द ग्रुप हैज़ वन मोर देन वन सीआईसी एज पार्ट ऑफ ग्रुप, और अगर हाँ तो आपको इंडिकेट करना होती है कि कितने नंबर हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के उस ग्रुप के पार्ट को। तो एक तो इसमें हमें जो अपना उसमें देना होता है ना रिपोर्टिंग कारों में, वो ये देना होता है कि क्या उसमें रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है, और अगर नहीं है तो क्या वो क्राइटेरिया से वो अभी भी वो फुलफिल कर रही है, और क्या वहाँ पे मोर देन वन सीआईसी है। तो ये हमको वो करना होता है। तो दिस पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो सीआईसी की डेफिनेशन वाला पार्ट है वो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी टीचर के नोट्स में भी मिलेगा, तो उसको आप वन टाइम रीड ले सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज सिक्स्थ का सी, बिकॉज बी वाला तो है नहीं। तो इसमें क्या है ना, मिस्टर एक्स एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मिस्टर वाई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जो रिप्रेजेंट करते हैं मैटर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ना इन दोनों ने डिसाइड करा कि ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज में। अकॉर्डिंगली मिस्टर एक्स ने रिकमेंड करा मिस्टर वाई को इन ऑल लिटिगेशन मैटर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड वाई ने कंसल्ट करा एक्स से इन ऑल मैटर्स जो फिनेंस एंड अदर रिलेटेड मैटर्स के थे विच कम टू हिम इन आर्गुइंग वेरियस केसेस। कॉन्सिक्वेंटली उन लोगों ने एक दूसरे के साथ में प्रॉफिट भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या ये लोग कर सकते हैं ऐसा? तो देखो ना, देने का ना लेने का, तो क्लॉज नंबर 2 और 3 में ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग क्लॉज 2 एंड 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर एक तरह से लोग पार्टनरशिप टाइप भी कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या ये लोग इस उस क्लॉज के अंडर गिल्टी होंगे या नहीं होंगे, तो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। तो सी यहाँ पर ये है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने रेगुलेशन 53 में इस चीज़ के बारे में दे रखा है कि किन किन लोगों से हम जो है शेयर कर सकते हैं अपना जो भी प्रॉफिट वगैरह है। तो इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं इफ पे और अलाउ और अग्री टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन इसमें ना ये वाले जो लोग हैं आपके अदर देन वाले, इन लोगों को पे करना या अग्री टू अलाउ, अग्री और अलाउ टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब इनको ना अलाउड होता है कौन कौन, अदर देन ना मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी मेंबर अदर प्रोफेशनल बॉडी का। और ये जो अदर प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होता है ना, इसमें ना एडवोकेट भी इंक्लूडेड होता है। उसी तरह से क्लॉज नंबर 3 में भी जितने लोग जो हैं क्लॉज नंबर 2 में होते हैं उनसे आप जो वो रिसीव भी कर सकते हो। However, a practicing member of the institute can share fees or profits arising out of professional business with such members or other professional bodies within such other persons having such qualification, जो रेगुलेशन 53A में है। और रेगुलेशन 53A में एडवोकेट भी हमारा इंक्लूडेड है। और क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे ना तो क्लॉज नंबर 2 में गिल्टी होंगे और ना ही ये क्लॉज नंबर 3 में गिल्टी होंगे। इसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है दैट दे आर पार्टनर्स। या क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3 ही एप्लीकेबल होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नवंबर 22 का पेपर। एंड अगर हम इसमें देखें अभी तक, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट ही थे। लाइक एसक्यूसी 1 का भी डायरेक्ट था, ऐसे 505 का भी कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत इन्होंने घुमाया हो। बस एक क्वेश्चन मुझे सीआईसी वाला जो था वो थोड़ा सा न्यू लगा था। एंड अदर देन दैट तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे जो हैं आपके डायरेक्ट ही हैं, राइट। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी ऑब्वियसली। तो मैं बस उस वाले पार्ट को हाईलाइट कर दूंगी सो दैट आप उसको जो है देख लेना, अपनी जो आपको एक्सेल शीट बना करके दूंगी ना मैं। और बाकी आपको अपने एंड से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगा हो कि आपको रेफर करने की ज़रूरत है, वैसे तो आई थिंक आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसी में ही होंगे ये क्वेश्चंस। बट स्टिल अगर आपको लगता है तो आप मार्क कर लेना उसको, और टाइम स्टैम्प नोट कर लेना कि इस टाइम स्टैम्प पे मुझे ये क्वेश्चन देखना है, अगर आपको वीडियो से वो देखना हो। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद May 23 पेपर।